एक तो ये मुझे अपनी समझ में जो आता है वो ये है कि यूथ लीडरशिप की बड़ी जरूरत है जो ओबीसी एससी एसटी तबके से आए। और दूसरी जो आशंका है मुझे हमेशा डर लगता है और वो ये लगता है कि जब एससी एसटी का मुद्दा आएगा तो ओबीसी खड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी जिस तरीके से बटा है और जिस तरीके से उसने अपनी पॉलिटिक्स तय की है उसमें एससी और एसटी की गुंजाइश तो बिल्कुल बची ही नहीं है। झारखंड में थोड़ा बहुत है तो है, बाकी जगह ओबीसी एक अलग चंक है और उसके आधे से ज्यादा हिस्से पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। ओबीसी का वो तबका अपने आप को पंडित से कम मानने को राजी नहीं है, तो लड़ाई वहां है। तो जो हम लोगों को बात करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि रास्ता कैसे निकलेगा। प्रॉब्लम तो है, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग बार बार रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। मेरी चिंता दूसरी है, मेरी चिंता एजुकेशन है। आप जब रिजर्वेशन तो आपको तब चाहिए होगा ना जब आपके पास डिग्री होगी। ये सरकार डिग्री ही खत्म करना चाहती है। आप पढ़ेंगे कहाँ? आप पढ़ेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, अलीगढ़ में, बीएचयू में, कहीं पढ़ेंगे? ये सारी यूनिवर्सिटी बंद होनी है या इनको प्राइवेट हाथों में दिया जाना है। हर बड़ी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट सेंटर खुल गए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे यूनिवर्सिटी में कम से कम 50 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीटें हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन ही तो है। धीरे धीरे क्या होगा, इससे फायदा कमाना है। अगर आप ये चला सकते हैं फायदा कमा के तो चला लीजिए, नहीं तो दे दीजिए अंबानी को, अडानी को, वो लोग यूनिवर्सिटी भी चला लेंगे। तो हम लोग जब रिजर्वेशन के साथ एजुकेशन को जोड़ेंगे तो यूथ हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये कोई भी बाप अफोर्ड नहीं कर सकता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 20 लाख रुपए में बीए कराना, और अगर 3 बच्चे हो तो 60 लाख रुपया। आप बाकी प्रोफेशनल डिग्री एमबीए और वो सब भूल जाइए। जब शुरुआत हुई थी प्राइवेटाइजेशन की तो इस देश में 3000 सीटें एमबीए की थी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में और 30,000 सीटें थी सरकारी इंस्टीट्यूट में। आज 3.5 लाख से ज्यादा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में और 70-80 हजार है अगर ढंग के कॉलेज देखेंगे तो सरकारी इंस्टीट्यूट में। तो सरकारी इंस्टीट्यूट में कौन पढ़ने जाता है? जब सरकारी इंस्टीट्यूट बंद होगा तो वहां रिजर्व चोर दरवाजे से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पर ले आई सरकार कि आप सवर्णों को आरक्षण दीजिए। ऐसा कोई मांग हुआ क्या? अभी तक दलित ओबीसी के लिए तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कोई रिजर्वेशन जैसी कोई चीज है नहीं। तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई रे देखो, अगर 50 लाख रुपया में बीए करना है तो ये सरकार बड़ी अच्छी है, इसी को चुनो, इसी को चुनते रहो और तैयारी करो ड्राइवरी करने की, तैयारी करो जूता पॉलिश करने की, तैयारी करो दरबानी करने की। और अगर अफसरी करनी है तो तुमको एजुकेशन भी चाहिए और रिजर्वेशन भी चाहिए। तो अब तय तुमको करना पड़ेगा। कुछ हमारे पास मजबूत सवाल ऐसे होने चाहिए जिस पर आदमी सोचे, उसको ये ना लगे कि ये केवल कुछ पॉलिटिशियंस या कुछ एक्टिविस्ट टाइप के लोगों के दिमाग में आई हुई चीज है और उसके चलते वो एक दिवा स्वप्न देख रहे हैं। उसको जब तक जमीनी मुद्दों से हम लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक किसान के साथ अगर एजुकेशन और रिजर्वेशन जुड़ जाएगा तो इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। और हम लोग ओपन टू ऑल रहे। हम ये न कहें, मेरा दावा है कि जब आप रिजर्वेशन के साथ एजुकेशन को जोड़ेंगे तो गरीब सवर्ण भी आपके साथ जुड़ेगा। वो भी बहुत खुश नहीं है क्योंकि एजुकेशन उसको भी चाहिए, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता है। आज की तारीख में पॉलिटिक्स को जब तक इंक्लूसिव नहीं बनाएंगे, कम से कम हम घोषित तौर पर ऐसे न दिखे जैसे लगे कि हम कोई दुश्मनी साध रहे हैं। हम वाजिब सवाल को अगर जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। एजुकेशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। रतनलाल साहब के यहां जाइए तो रिलैक्सो सेंटर बना हुआ है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिलैक्सो सेंटर बना हुआ है, जूता बनाने वाली कंपनी एजुकेशन चला रही है। कल को क्या गारंटी है कि ऐसे ऐसे सेंटर्स नहीं खुल जाएंगे? एजुकेशन को जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको, तभी जब लगता है क्यों चाहिए रिजर्वेशन, क्योंकि पढ़ा लिखा है, तब उसको लगता है कि नौकरी नहीं है। जब उसके पास पढ़ाई ही नहीं है तो उसको रिजर्वेशन भी नहीं चाहिए, वो रिजर्वेशन की डिमांड ही नहीं करेगा, वो एलिजिबिलिटी ही फुलफिल नहीं करता है। इसलिए एजुकेशन को जोड़ना रिजर्वेशन के साथ बहुत जरूरी है और बहुत सारी चीजें हो सकती है, निराश होने की जरूरत नहीं है। जब मूवमेंट खड़ा होगा तो नई लीडरशिप भी निकलेगी। वो पुरानी लीडरशिप जो दलित ओबीसी और एसटी से आई थी वो डिफंक्ट हो चुकी है। एकदम नई लीडरशिप चाहिए, नए सोच के साथ एकदम नए लड़के चाहिए, 28 साल 20 साल 24 साल 30 साल के, तब जाकर लड़ाई लड़ी जा सकती है। ड्राइंग रूम कल्चर से अब ये लड़ाई अगर आप समझ रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। ये हैरानी की बात है कि इतने ताकतवर होने के बाद भी वो चुनाव की तैयारी करते हैं 3 साल पहले।
आपने कभी सुना है कि बिहार में किसी पार्टी ने कैंपेन चलाया हो, सदस्यता अभियान चलाया हो बीजेपी के अलावा? उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उनके पास दुनिया भर का पैसा है। आपने कभी सुना है कि किसी यूनिवर्सिटी में जाकर इलेक्शन की डिमांड की हो किसी बड़ी पार्टी में? क्यों नहीं करते हैं? बड़ी बड़ी पार्टियां इस देश की मान रही हैं अपोजिशन की कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं है, उससे हमको लीडर नहीं मिलता है। इस धारणा को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। जब तक कि आप लोगों के बीच जाएंगे नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोग मैं क्यों कहूंगा, हम लोगों को जाना पड़ेगा बीच में। मास में जब तक नहीं जाएंगे हम मास का मूवमेंट नहीं खड़ा कर सकते। ट्विटर और फेसबुक से केवल आपको लाइक्स मिल सकते हैं, शेयर मिल सकते हैं, मूवमेंट नहीं खड़ा हो सकता। ट्विटर और फेसबुक से फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं खड़ा हुआ है। आप सोचिए कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। नहीं खड़ा नहीं है। देखिए ऐसा इसकी कम से कम इसका भी सहयोग है, इसका भी सहयोग है। अगर ये ट्विटर न होता तो ये मेन स्ट्रीम खड़ा हो जाने के बाद राफेल से मरवा देती, ये बम से मरवा देती। नहीं, मैं ये कह रहा हूं वो आंदोलन इस वजह से खड़ा नहीं हुआ है, इस वजह खड़ा हो जाने के बाद ट्विटर फेसबुक इसमें शामिल हुआ तो वो बड़ा हो गया। तो यही मैं कह रहा हूं। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा, ग्रास रूट में जाएं, अपनी तरह के लोगों को ढूंढें। हम लोगों में से हर एक को यूनिवर्सिटी में जरूर जाना चाहिए, कॉलेज में जरूर जाना चाहिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट में जरूर जाना चाहिए। वहां हम लोगों की तरह की सोच के लोग बहुत मतलब तादाद में है। हम लोग एक दूसरे को खोजेंगे तो लोग मिलेंगे, कुछ बनेगा। मैं निराश नहीं हूं। शुक्रिया। मैं ये सोच रहा था कि आज की मीटिंग किस मसले पर बुलाई गई है, इसे सोचना बहुत जरूरी है कि हम एक स्ट्रेटजी बनाने वाले थे कि हमें जो 1 साल का गैप हो गया है, जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिकल सोशल कल्चरल मूवमेंट थे, उनमें एक कड़ी जो टूटी है उसे कैसे जोड़ना है, यह पहला बिंदु है। और दूसरा यह है कि फिर यह काम किस मसले पर आसानी से किया जा सकता है। उनमें जो दिलीप मंडल जी ने शुरू में जो 2-3 बिंदु रखे, उन बिंदुओं में से सबसे ऊपर कौन सा एक मुद्दा होगा जिसके नाम पर लोग गोलबंद होते हैं, जो बहुत मुश्किल न हो आम लोगों को समझाने में, वो कौन सा मुद्दा होगा इसे तय करना। और तीसरा ये कि उस मुद्दे पर पूरे देश में एकजुट करके कोई एक दिन में कोई मूवमेंट खड़ा करना। अब अगर इसके इस ट्रैक पर अगर हम बात करें, तब मुझे लगता है कि आज की मीटिंग की सार्थकता है। वह एक मुद्दा कौन सा होगा और सकारात्मक ढंग से उसमें कैसे बाकी मुद्दों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि अनगिनत मुद्दे हैं इस कम्युनिटी से जिसके लिए वंचित, शोषित, कमेरा, श्रमशील जातियों के अनगिनत मुद्दे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको, जैसे रोस्टर पर एक आरोप लगा था कि वो तो पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन है, लेकिन आंदोलन जब बनता है तो गांव के लोग भी उसमें साथ देते हैं। तो मुझे लगता है कि बस इतनी ही बात मुझे कहनी है कि क्या हम कोई एक निर्णय लेकर के यहां से निकल सकते हैं जिस बात को समझाने में गांव वालों को दिक्कत कौन सा मुद्दा हो सकता है, वो मुद्दा कौन सा होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी उस मुद्दे पर बात करने में। क्योंकि जब लोग आने लगते हैं तब आप उससे कई मुद्दे जोड़ करके उनको समझा सकते हैं। और आखिरी बात, मुझे लगता है कि अगर सकारात्मक नकारात्मक माहौल हर जगह है, निराश हर कोई है। हमारी पीढ़ी के लोगों से पूछिए तो हम लोग जब बड़े होना शुरू हुए हैं तो वो निराशा एक स्थायी भाव बन चुका है। हम जीतते हुए नजर कम आ रहे हैं, हम हर जगह उदास होते हैं। मुझे लगता है कि अगर ऊर्जा से, सकारात्मकता से यह बात हम लोगों के बीच एक नए तेवर से समझा पाए, तो फिर हमें चाहे 2 अप्रैल 2018 हो या 5 मार्च 2019 हो या और किसान आंदोलन, इनसे ऊर्जा मिलेगी और हम एक पॉजिटिव मोड में एक बड़ा मास मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि चाहे वो SC/ST एक्ट वाला मामला हो, चाहे रोस्टर वाला मामला हो, मैं फिर कह रहा हूँ अब वो समय नहीं है कि आप गांव-गांव जाके लोगों को समझाइए। उस समय भी कोई गांव पर नहीं गया था, वही तो मैं सोशल मीडिया ने कराया। सर कंप्लीट तो होने दीजिए, वही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर हम लोग रोज 15 दिन का सिर्फ कैंपेन चलाएं तो कम से कम 50 करोड़ लोगों की रीच में हम लोग का सोशल मीडिया है। 50 करोड़ लोग की रीच में है और गांव में हम कभी नहीं पहुंच सकते हैं 50 करोड़ लोगों तक। अगर तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर, चाहे वो नवीन हो चाहे उदित राज जी हो, तमाम जिनका सोशल प्लेटफॉर्म है, नेशनल दस्तक जैसे तमाम दर्जनों प्लेटफॉर्म है जिसकी रीच कम से कम 50 करोड़ के आसपास है। अगर हम लोगों ने एकदम फायरिंग अंदाज में जिस तरह से दिलीप मंडल चलाते हैं, अगर 15 दिन हम लोग चलाएं एक आंदोलन को तारीख तय करके,
15 दिन तक हम वो कैंपेन लगातार चलाएं, सुबह शाम देर रात एकदम धकेल दे। नहीं तो ये सरकार सोशल मीडिया से ही डरी हुई है। टीवी अखबार और टीवी अखबार के सारे चैनल अब फेसबुक और ट्विटर पर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो समय नहीं कि गांव-गांव कॉलेज घूमेंगे। नवीन सर कह रहे हैं वो एक लंबी लड़ाई की बात कह रहे हैं। हमें लगता है अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें संसाधन विहीन समाज से, लेकिन ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब हमारे पास है, लेकिन वही 15 दिन का समय हो और उसको इतना बमबारी करे लगभग, हाँ ठीक। अगर 10 करोड़ लोगों तक भी मैसेज पहुंचा पाए तो ये मुझे लगता है बड़ा आंदोलन है। और सरकार सोशल मीडिया से डर रही है। तो तमाम सोशल मीडिया से ही अभी पिछले 6 साल में आंदोलन हुए हैं, ये मेरी निजी राय है। और क्या, और मुझे लगता है इसमें वो 2 अप्रैल का हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया से बंद। हाँ, सोशल मीडिया में 7 दिन का ट्रेंड था, वो 7 दिन तक लगातार फेसबुक पर बढ़ते चला गया। तो मुझे लगता है नवीन सर को, जो नवीन सर कह रहे हैं वो आंदोलन, मुझे लगता है कि अब कोई रैली, मोदी जी रैली नहीं कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए ही सब जगह जा रहे हैं। हाँ, उनके स्टेट वाइज रैलियां हो रही है। तो अगर हम लोग सोशल मीडिया पर एक बार डट जाए, जितने लोग हैं जो संसाधन वाले लोग हैं, तो हम लोग 10 करोड़ लोगों तक अगर पहुंच गए और उनके दिमाग में बात आ गया तो हम लोग, मुझे लगता है हमारे लिए बड़ी सफलता होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।